गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा आज के इस रिएक्शन में हम ये दो पार्ट देखेंगे और साथ में रेंसिडिटी वाला पार्ट भी हम देखेंगे। तो इसके साथ हम कह सकते हैं बेटा आज की रिएक्शन आज की इस क्लास में पूरा का पूरा क्लास 10 का ये लास्ट लेक्चर होगा। क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें व्हेन हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर हीट रिलीज होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सर एग्जांपल दो। सर एग्जांपल है बर्निंग ऑफ ऑयल। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है, हालांकि आप ये नॉर्मल है, ये आप आराम से समझ सकते हो। बेटा जब हीट रिलीज होती है तब हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और बेटा जब हीट अब्सॉर्ब होती है तब हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा आपको याद क्या रखना है? बेटा आप इसको एक जनरल डेफिनेशन याद कर लेना और साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स है जो मैं लिखाने वाला हूं वो याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ ऑयल। बेटा बर्निंग ऑफ ऑयल क्या होता है? C+O2 गिव्स CO2। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगली वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, तब हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन में भी क्या होती है? हीट रिलीज होती है और इसे भी हम क्या कहते हैं? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन है हमारी रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन भी क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो बेटा रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन होती है? रेस्पिरेशन में C6H12 है, C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और उससे क्या होगा? हमारा 6CO2 प्लस 6H2O बनेगा और इसमें भी हमारी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो यही हमारी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर वो होती है जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हीट अब्सॉर्ब होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। चलिए बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल की। तो सबसे पहला एग्जांपल है वो है फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन होती है? बेटा ये जो रेस्पिरेशन होती है, अगर रेस्पिरेशन को आप उल्टा कर दो तो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। तो मैं लिख देता हूं H2 प्लस 6CO2। ठीक है, और ये रिएक्शन बेटा याद रखना, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे H लिख देता हूँ। ठीक है, H सनलाइट का एक मतलब है, जो सन के फोटोन होते हैं, फोटोन की एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है H। ठीक है, E बराबर H। ठीक है, तो मतलब ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना याद रखना। 6H2O 6CO2, इससे क्या बनता है बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये रिएक्शन होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। याद रखना बेटा फोटोसिंथेसिस के दौरान हमेशा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो इससे आप याद रख पाएंगे। ये दोनों रिएक्शन याद करने में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रेस्पिरेशन होती है, कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है। तो याद रखने की ट्रिक है, फोटोसिंथेसिस में हमेशा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो पहली हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस। और दूसरी रिएक्शन है, बी पार्ट है, और वो है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सा? बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन है हमारी CaCO3। ठीक है, इससे बनेगा CaO प्लस CO2। तो इस रिएक्शन के दौरान भी हमारी हीट क्या होती है? अब्सॉर्ब होती है। तो बेटा ये दोनों पार्ट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सर, हमें दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये दोनों पार्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। वापस एक बार रिवाइज कर दो सर। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारी हीट रिलीज होती है, एग्जांपल आपके सामने है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारी हीट क्या होती है? अब्सॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ रेंसिडिटी। ओके, चलिए। ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच
fats and oils get spoiled when they react with oxygen in the air resulting in a bad smell and a taste। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रेंसिडिटी कोई रिएक्शन का टाइप नहीं है, रेंसिडिटी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। रेंसिडिटी में होता क्या है, मैं जनरली आपको समझा देता हूँ। रेंसिडिटी में होता क्या है कि जैसे कि नॉर्मली आप देखते होंगे घरों में कि आप कुछ तेल की चीजें, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें आप बाहर रख देते हैं, ठीक है, आप बाहर रख देते हो, जैसे मान लीजिए रोटी वगैरह, ठीक है, आप इसे बाहर रख देते हो, ऑयल फैट ऐसी चीजें आप बाहर रख देते हो, तो बाहर रखने से होता क्या है कि वो कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाती है, वो सड़ जाती है, उनसे बदबू आने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, वही काम रेंसिडिटी में होता है। बेटा रेंसिडिटी क्या होती है कि जैसे ही कोई ऑयल की चीजें होंगी, फैट ऐसी चीजें होंगी जैसे घी वगैरह, तो उनमें ये क्या कर लेती है, ये क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इनका जो स्मेल होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है, उसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो यही लिख रखा है कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस, रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है विच फैट्स एंड ऑयल्स, तो इसमें होता क्या है कि फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, गेट स्पॉइल्ड, वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब उनसे व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं इन द एयर, यानी कि एयर के प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तब ये स्पॉइल्ड हो जाते हैं। स्पॉइल्ड मतलब इनसे टेस्ट, यानी कि रिजल्टिंग इन ए बैड स्मेल एंड टेस्ट, तो इनका जो टेस्ट होता है, इनका जो स्मेल होती है वो क्या होती है, बहुत ही बुरी हो जाती है, बहुत ही भद्दी सी हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल दिया है, इफ यू लीव ए पैकेट ऑफ चिप्स ओपन आफ्टर ए फ्यू डेज इट स्टार्ट्स टू स्मेल एंड टेस्ट अनप्लेजेंट। ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, आप चिप्स का पैकेट लीजिए और चिप्स के पैकेट को आप 2-4 दिनों तक ऐसे खुला छोड़ दीजिए। थोड़े दिन के बाद में आप देखेंगे कि चिप्स के पैकेट में क्या हो रहा है, कुछ मतलब बदबू आने लगी है। चिप्स आप खाकर थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, उसमें मतलब क्या होता है, मतलब स्मेल आने लगती है, या फिर कैसा उसका टेस्ट बहुत बेकार सा हो जाता है। तो यही एग्जाम्पल क्या है बेटा, यह एग्जांपल है रेंसिडिटी का। हो क्या गया था कि चिप्स के पैकेट में जैसे ही आपने उसे खुला छोड़ा, तो खुला छोड़ने के दौरान हुआ क्या, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, ऑक्सीजन ने रिएक्शन करने के बाद उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है वो बिगड़ गया। तो ये कहना है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी कि ऑयल्स एंड फैट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जिसे कॉल्ड रेंसिडिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो आप आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा रेंसिडिटी क्या होता है। जब भी कोई फैट्स एंड ऑयल से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, या फिर फैट्स एंड ऑयल को आप एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं, तो उनका टेस्ट एंड जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही बुरा हो जाता है, बैड हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है, वो मतलब ये कुछ 4 क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरह से कवर कर लेना। और बेटा अगर रेंसिडिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बेटा रेंसिडिटी जिस तरह से मैंने लिख रखा है आप एक्यूरेट ऐसे कैसे लिखाना, आपको टोटल नंबर मिलेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को कैसे रोकता है, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ये कह रहा है कि जो फूड होता है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्या करना है, आपको स्टोर करके रखना है। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसे कंटेनर से जिसमें एयर ना जा सके, उसके अंदर आपको क्या करना है, उन्हें स्टोर करके रखना है, ठीक है। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर, यानी कि फ्रिज वगैरह होते हैं उनके अंदर आपको रखना चाहिए, यानी फूड को आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए। ओके, फिर आगे यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइक BHA, ठीक है, BHA, BHT, ठीक है, तो इनका आपको यूज करना चाहिए। अब ये क्या होते हैं आपको जनरली याद नहीं करना, आप बस ये एक काम कर लीजिए, बस ऐसे याद रख लेना कि BHA, BHT ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए। ओके सर, आगे कुछ है कि पैकेजिंग विद नाइट्रोजन गैस है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है बेटा, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। वो इसीलिए होती है कि रेंसिडिटी से बचा जा सके, ठीक है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाली जाएगी तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत भद्दी सी हो जाएगी, इसके कारण उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली गई। आशा करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ चुका, और इसी के साथ हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर अच्छी तरह से मैंने खत्म कर दिया है। सारी रिएक्शन मैंने करवा दी है, सारे बेसिक्स मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। अब हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। सर इसके अंदर एक कोरोजन वाला पार्ट रह चुका है, बिल्कुल हाँ सर, कोरोजन वाला पार्ट रह चुका है, तो उसको हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कोरोजन एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी है, या फिर कह सकता हूं हाँ आपको देखने को मिलेगा, या फिर कह सकता हूं शायद मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो
आप चिंता मत कीजिए, कोरोजन वाले पोर्शन को मैं अच्छी तरह से कवर करवा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।